हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे निबंध के पेपर की कि निबंध का पेपर जो हमारा है यूपीएससी का, उसमें हम किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएं, किस तरह का अप्रोच अपनाएं जिससे कि हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हमें प्राप्त हो सके। तो इस हेतु हमें एक सही रणनीति की आवश्यकता होगी और सही रणनीति हम आईएएस ऑफिसर निशांत जैन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें सर ने कौन कौन से दिशा निर्देशकों को अपनाने के लिए कहा है। सिविल सेवा परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र की प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं है। दरअसल निबंध का यह 250 अंकों का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के नवीनतम पैटर्न में सफलता की एक बड़ी अनिवार्यता बनकर उभरा है। सिविल सेवा की परीक्षा 2014 की टॉपर ईरा सिंघल और मुझे दोनों को ही निबंध में 160 अंक प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः उस वर्ष के सर्वाधिक अंक थे। सुखद तथ्य यह है कि मेरे द्वारा हिंदी माध्यम में लिखे गए निबंधों को भी ईरा सिंघल के अंग्रेजी माध्यम में लिखे गए निबंधों के बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। इससे अनिवार्य तौर पर तो नहीं, पर सामान्य तौर पर यह जरूर माना जा सकता है कि निबंध के प्रश्नों में भाषा कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी माध्यम से भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि बेहतर और सटीक रणनीति अपनाकर अच्छे निबंध लिखे जाएं तो श्रेष्ठ अंक हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध उन 7 प्रश्न पत्रों की तरह ही 250 अंक का एक प्रश्न पत्र है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा के कुल स्कोर कार्ड में जोड़े जाते हैं। पर बारीकी से समझने पर यह बात सामने आती है कि हिंदी में जो हम निबंध लिखते हैं उस निबंध का प्रश्न पत्र इसमें प्राप्त होने वाले अंकों के लिहाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है, क्योंकि निबंध का पेपर अन्य पेपरों से बहुत डिफरेंट हो जाता है। निबंध के प्रश्न पत्र में मिले गत वर्षों के अंक यह बताते हैं कि निबंध में प्राप्तांकों की रेंज बहुत व्यापक है। इसका अर्थ यह है कि एक और जहां प्रश्न पत्र 50 या उससे भी कम अंकों का स्कोर देता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसमें 150 से अधिक अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह 100 अंकों का गैप न केवल आपकी रैंक को प्रभावित कर सकता है, बल्कि अंतिम रूप से आपके चयन को भी निर्णायक होता है। यदि अत्यधिक महत्व और बढ़ती प्रासंगिकता के बावजूद एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में यह अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित सा प्रश्न पत्र है, जिसकी तैयारी से लेकर इसमें प्रदर्शन तक अभ्यर्थियों की एक निश्चित या उपेक्षा के भाव से इसमें ढील देखने को मिलती है। कई अभ्यर्थी तो इसमें तैयारी पूरी अवधि, जब तक पूरी तैयारी हो जाती है तब तक अपना पूरा निबंध भी नहीं लिखते हैं और मतलब पहला निबंध जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर ही लिखते हैं। कई अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि चूंकि यह प्रश्न पत्र अत्यधिक सब्जेक्टिव है, मतलब आत्मनिष्ठ प्रकृति का है और इसकी तैयारी का कोई स्पष्ट फार्मूला नहीं है, अतः इसकी तैयारी में समय देने का कोई लाभ नहीं है। मेरी समझ में निबंध के प्रश्न पत्र की यह घोर उपेक्षा अविवेकपूर्ण लगती है, मतलब ये न्यायसंगत नहीं है। यदि आप GS1, GS2 और GS3 और GS4 को बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर कंप्लीट करते हो, ठीक उसी प्रकार हमें निबंध के पेपर को भी अच्छा खासा समय देना चाहिए। उसके ऊपर अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए एक अलग से टाइम डेडिकेट करना चाहिए। आइए सबसे पहले निबंध के इस निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिप्राय समझने की कोशिश करते हैं। कुछ 4 बिंदुओं पर बात की है सर ने कि पहले तो है विषय पर ही केंद्रित रहना सीखना होगा, हमें विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करने की कला सीखनी होगी, संक्षेप में लिखने की कला सीखनी होगी, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति क्या होती है, किस तरह से अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये अपने आप में एक कला है और ये कला धीरे धीरे सीखी जा सकती है। पहले बिंदु पर सर बात करते हैं और कहते हैं कि निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र यह है कि विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। संपूर्ण निबंध का झुकाव निरंतर विषय की ओर बने रहना चाहिए और
परीक्षक को ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक रहे हैं। प्रायः निबंध के विषय बहुत सामान्य और अमूर्त किस्म के होते हैं। यदि किसी विषय विशेष के सभी पहलुओं को कवर करते हुए विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे अंक हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो सर बताना चाहते हैं कि कोई भी विषय है, उस विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। यदि हम उन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे और हमारा जो दृष्टिकोण होगा बिल्कुल संतुलित होगा तो निश्चित रूप में हमें बहुत अच्छे अंक मिलने की संभावना है। दूसरा बिंदु है विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। दरअसल निबंध न केवल हमारी लेखन शैली का प्रतिबिंब है, बल्कि यह हमारे अब तक के अर्जित ज्ञान, अनुभव और चिंतन प्रक्रिया का भी निचोड़ प्रस्तुत करता है। अगर हमारे सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ होगा तो इसका प्रभाव हमारे निबंध पर भी पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि जिस तरह से अभी तक हमने हमारा जीवन जिया है, जिस तरह से हमने हमारा ज्ञान अर्जित किया है और उस ज्ञान की किस तरह से हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमारा चिंतन किस तरह का है, उसी तरीके की अभिव्यक्ति हमारे निबंध में भी झलकेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जब हमारी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान हमें बिल्कुल एक सिविल सर्वेंट वाली मेंटेलिटी रखनी है। कोई भी विषय है तो उसके सभी आयामों पर, सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर एक बेहतर चिंतन करने वाला मनुष्य में बनना होगा, एक बेहतर एस्पिरेंट बनना होगा। बहुत से अभ्यर्थी विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध और अनुभवी होते हैं, पर निबंध लिखते समय उन विचारों को क्रमबद्ध, सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जब हम किसी भी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इससे क्या होता है कि जो हम एग्जामिनर है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है, उसे असहजता होती है। उसे लगता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही जटिल मानसिकता वाला व्यक्ति है, मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमें अंक भी बहुत अच्छे नहीं मिल पाते हैं। आगे लिखते हैं कि जब हम सुनियोजित निबंध नहीं लिख पाते हैं तब हमसे गलतियां होती है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली प्रवृत्ति होने लगती है और इससे हमें बचने की ज़रूरत है। विचारों को सुनियोजित ढंग से व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूपरेखा बना लेना हमेशा बेहतर होता है। साथ ही साथ कुछ प्रासंगिक उदाहरणों, उक्तियों व पंक्तियों को भी हमें शामिल करना चाहिए हमें हमारे निबंध लेखन में। अगला बिंदु जिस पर चर्चा करते हैं कि संक्षेप में लिखने की आदत हमारी होनी चाहिए। कम लिखें लेकिन प्रभावी लिखें। ध्यान रखें, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्योंकि 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत लंबे पैराग्राफ हमें नहीं बनानी चाहिए। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहने वाली कला हमें डेवलप करनी होगी, और यह निबंध लेखन में ही नहीं बल्कि हमारे अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों जैसे कि संवाद, भाषण, साक्षात्कार, परिचर्चा, व्याख्यान सभी में काम आती है। अगले बिंदु की बात करें जिसमें बताया जा रहा है कि प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल उपर्युक्त तीनों बिंदुओं को समझकर निबंध लिखते समय उनका समावेशन करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा हमें, जैसे कि प्रवाह। अब हमें अपने प्रवाह के ऊपर ध्यान देना होगा। निबंध लेखन का सबसे आकर्षक पक्ष है प्रवाह। यदि निबंध में एक सहज प्रवाह होगा तो परीक्षक की रुचि आरंभ से लेकर अंत तक निबंध में बनी रहेगी और यह निश्चित तौर पर अंकदायी होगा। पर प्रश्न यह है कि आखिर निबंध लिखते समय प्रवाह कैसा बनाया जाए और कैसे प्रवाह को मेंटेन रखा जाए आखिरी समय तक। दरअसल निबंध क्या है? विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है।
लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मध्य निहित अंतर संबंध को पहचानने की कोशिश करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर संबंध आपके निबंध में झलके। मतलब हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनाए रखनी होगी। जब एक पैराग्राफ का अंत होता है तो कोशिश करें कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पहले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, यानी दोनों में एक सहज संबंध हो, इंटरलिंकिंग हो। परीक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। निबंध में यह प्रभाव निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संतुलित दृष्टिकोण या मध्यम मार्ग अपनाने की बात करते हैं सर, कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। विचारधारा और दृष्टिकोण सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच में कहीं निहित होता है। अतः दो विपरीत ध्रुवों पर जाने के बजाय एक संतुलित और व्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है, विशेषकर निष्कर्ष लिखते समय। बुद्ध का मध्यम मार्ग, जिसे हम मिडिल पाथ कहते हैं, यह विशेष रूप से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसमें सर बताना चाह रहे हैं कि हमें किस तरह से निबंध लेखन की जो कला हम डेवलप करने जा रहे हैं, किस तरह से हमें अपने विचारों को बिल्कुल संतुलित रखना है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना है और ना ही ज़्यादा हमें बहुत लो लेवल पे जाना है। हमें अपने जो भी विचार हैं बिल्कुल संतुलित और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत करने हैं। अगला बिंदु जिस पर बात की जा रही है वो है विषय वस्तु का व्यापक दायरा, सभी पहलुओं को कवर करना। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य अच्छा और व्यापक हो। विचारों पर हावी संकीर्णता से बचने की कोशिश करना चाहिए। मतलब हमें हमारे किसी विषय के प्रति हमारे किस तरह के भाव हैं, भावना हैं, किस तरह के विचार हैं, उसमें संकीर्णता की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। यदि हम संकीर्णता भरे शब्दों से अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे निबंध पर पड़ेगा और हमें बेहतर अंक नहीं मिल पाएंगे। निबंध के विषय में निहित विभिन्न पहलुओं और पक्षों को हमें पहचानना होगा और उन पर सुनियोजित ढंग से चर्चा करनी होगी। निबंध को प्रभावी, इससे क्या होगा, हमारा निबंध बहुत प्रभावी बनेगा। हमारा जो एकेडमिक जगत में यह युग अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का है। मतलब आज का जो समय है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का है। मतलब एक ही विषय को अन्य विषय के साथ जोड़कर देखना होगा। जैसे कोई जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन को एग्रीकल्चर से जोड़ के देखना होगा, जलवायु परिवर्तन को हमें लोगों के रोजगार से जोड़कर देखना होगा, जलवायु परिवर्तन को हमें बहुत सारे उद्योग धंधों से जोड़कर देखना होगा, लोगों की हेल्थ से जोड़कर देखना होगा। तो हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ठीक से बेहतर से समझ पाएंगे और उसका सही से विकास कर पाएंगे और हमारी ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ही हमें बेहतर अंक दिलवाने में मदद करेगा। ज्ञान के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर जुड़ाव और इन सब की एक दूसरे को प्रभावित करने की ताकत को समझने के बाद हम पाते हैं कि निबंध दरअसल विषय विशेष का उसके सभी प्रासंगिक पहलुओं को कवर करते हुए सुनियोजित व व्यवस्थित विस्तार है। मतलब निबंध क्या है, किसी भी विषय के प्रति आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनियोजित और व्यवस्थित विस्तार दिया है उस विषय को। निबंध की विषय वस्तु के दायरे को व्यापक करने और इसके सुनियोजित विस्तार के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे पहलू कुछ इस प्रकार से हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय पहलू, दार्शनिक पहलू। किसी विषय के दार्शनिक पक्ष हो सकते हैं, धार्मिक पक्ष हो सकते हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक पक्ष हो सकते हैं, ऐतिहासिक पक्ष हो सकते हैं, उसका भौगोलिक पक्ष, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक जिसको हम कहते हैं, जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक पक्ष, उसका पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी पक्ष, लैंगिक पक्ष, जेंडर बेस्ड। साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि समस्याओं के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करनी होगी हमें कि किसी विषय है और उस विषय में कोई समस्याओं की बात की जा रही है तो उस समस्याओं के सभी
पहलुओं को समझना होगा। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ की समस्या है तो उस बाढ़ के बहुत सारे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को भी हमें देखना होगा। इस तरह से हम हमारे दृष्टिकोण को और ज़्यादा अंतर अनुशासनात्मक बना पाएंगे। हमारा प्रशासनिक व राजनीतिक ढांचा गांव शहर से शुरू होकर जिला, राज्य से होते हुए देश और फिर विश्व तक जाता है। अतः समस्याओं को उनके सभी स्तरों पर हमें देखने की जरूरत है। विकास के कुछ मानक या कसौटियां हो सकते हैं जिनके माध्यम से विषय का सार्थक विकास किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण व जैव विविधता आदि, संचार, परिवहन और भी ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर हम ध्यान दे सकते हैं और इनको समावेशन हम हमारे निबंध लेखन में कर सकते हैं। अगला बिंदु जिस पे बात की जा रही है वो है समग्रता या दूसरों के विचारों का सम्मान करना। चीज़ों को उनकी समग्रता में देखने की कोशिश करनी होगी हमें। हमारा जो ज्ञान है बहुत बहुआयामी और बहुपक्षीय होता है। किसी एक बात को पकड़कर उसी पर बल देना और बाकी महत्वपूर्ण पक्षों को अनदेखा करना समझदारी नहीं कही जा सकती। अतः एक हाथी के 7 अलग अलग हिस्सों को छूकर हाथी को वैसा ही समझने वाला व्यक्ति 7 अंधों का उदाहरण हमको याद रखना होगा। हाथी केवल पूंछ, सूंड न होकर अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। इसी प्रकार अपनी बात को श्रेष्ठ न मानकर दूसरों की बातों का भी हमें सम्मान करना सीखना होगा। मतलब हमें इस तरह की मेंटलिटी रखनी होगी कि आप भी सही हो और मैं भी गलत नहीं हूँ, और दूसरे लोगों की जो बातें हैं यदि वे सही हैं तो उनका सहृदयता के साथ अंगीकरण करना होगा और साथ ही उसकी अभिव्यक्ति को भी स्वीकारना होगा। इसलिए हमें अनेकांतवाद, महावीर के अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखने की जरूरत है। सभी के दृष्टिकोणों का सम्मान करना होगा और विषय को समग्रता से देखना होगा। निबंध को व्यापक, संतुलित और बहुआयामी बनाता है हमारा अनेकांतवाद। भूमिका और निष्कर्ष हमारी कैसी होनी चाहिए? तो भूमिका और निष्कर्ष लिखने के तरीके को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला है और बहुत सारी उलझने भी हैं। दरअसल भूमिका लिखने का कोई तय फार्मूला नहीं है। ऐसा कोई एक सिंगल सेट ऑफ रूल नहीं है कि इस तरह से हमें भूमिका लिखनी है या इस तरह से हमें निष्कर्ष लिखना है। कुछ लोग किसी उक्ति या उदाहरण से शुरुआत करते हैं तो कुछ कहानी से, कुछ विषय की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं, कुछ विषय की आधारभूत जानकारी से। आप इनमें से किसी एक या कोई अपना नया तरीका भी अपना सकते हैं। बस इतना अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि भूमिका जो है हमारी बहुत ज़्यादा विजनरी, दूरदर्शी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। भूमिका लिखने के बाद निबंध के विषय का विस्तार करते हुए निरंतर हमें प्रवाह, जिसे हम फ्लो कहते हैं, वो बनाए रखना होगा। अंत में निष्कर्ष लिखना हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष लिखने के भी अनेक ढंग होते हैं, पर कोशिश करें कि अतिवाद से बचते हुए संतुलित व विनम्र राय दें और पूरे निबंध का निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश करें। अतिशय भावुकता या उग्रता का लाभ मिलना संदिग्ध होता है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा भावुक, मतलब इमोशनल नहीं होना है और बहुत ज़्यादा हमें उग्रता नहीं दिखानी है निष्कर्ष लिखते समय। मतलब हमें कोई ऐसा क्रांतिकारी सुझाव या सलाह नहीं देनी है कि हाँ ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। मतलब हमें हमारे इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए निष्कर्ष लिखना है। लेखन शैली व प्रस्तुतिकरण पर अगला बिंदु है कि हमारी जो लेखन शैली है कैसी हो, हमारा जो प्रेजेंटेशन हो वो कैसा हो। तो सर इसमें बताते हैं कि भोजन कैसा बना है और कैसा परोसा गया है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर स्वादिष्ट भोजन को अच्छे ढंग से परोसा जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। यदि आपके विचार, तथ्य और तर्क श्रेष्ठ और प्रभावी हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होना चाहिए। यद्यपि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पठनीय हस्तलिपि, मतलब हमारी जो हैंड राइटिंग है वो लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मतलब जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। प्रस्तुतिकरण की शैली को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। जैसे कि पैराग्राफ बनाकर लिखना होगा हमें। पैराग्राफ ज़्यादा
बड़े नहीं होने चाहिए। उत्तर पुस्तिका के एक पृष्ठ पर 2 से 3 पैराग्राफ होना अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि मान लो एक पेज है तो एक पेज पर 2-3 मैक्सिमम 3 पैराग्राफ होना चाहिए, या छोटे छोटे हैं तो 4 पैराग्राफ होना चाहिए। व्याकरण की अशुद्धियाँ परीक्षक को नकारात्मक प्रभाव में डाल सकती है। मतलब यदि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो एग्जामिनर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अतः हमें भाषा की त्रुटियों से बचना होगा। हमें हमारी स्पेलिंग, जिसे वर्तनी कहा जाता है हिंदी में, हमें अपनी वर्तनी पर ध्यान रखना होगा। हमें बिल्कुल बेशुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करना है और जानबूझकर हमें उर्दू के शब्दों का उपयोग भी नहीं करना है। यदि हम उर्दू के शब्दों को उपयोग कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थोपा गया शब्द है। मतलब डिमांड के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार ही हमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा के प्रयोग के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि भाषा यांत्रिक या कृत्रिम न होकर सहज और नैसर्गिक लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी रोबोट के द्वारा लिखी गई भाषा हो। मतलब उसके अंदर एक अपनापन हो, सहजता हो, उसके अंदर एक नेचुरलनेस हो। हैंड राइटिंग को लेकर कई अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छी हैंड राइटिंग प्रस्तुतिकरण में 4 चांद लगा देती है और इसका परीक्षक पर मनोवैज्ञानिक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन इसकी भूमिका इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि यह आपके अंक में ज़मीन आसमान का अंतर ला देगी। आपकी जो हैंड राइटिंग हो पठनीय हो, मतलब लेजिबल हो, परीक्षक को निबंध पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं हो, ज़्यादा उससे मेहनत नहीं करनी पड़े, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। बस इतनी अच्छी हैंड राइटिंग हमें रखनी है। और कुछ खास बातों को हमें अंडरलाइन करना भी सीखना होगा। सूक्तियों, कथनों और उदाहरणों का प्रयोग भी हमें हमारे निबंध में करना होगा प्रसंग के अनुकूल। अगला पॉइंट है, उसमें गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग करने की बात की गई है कि हमें जो हमारी सामग्री है बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव सामग्री यूज़ करनी होगी। जैसे कि जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा होता है। तो सामग्री क्या है, हमारा जो कंटेंट है वही हमारा गुड़ का काम करता है। तो जितना अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होगा हमारा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का हमारा निबंध होगा। और भूल कर भी वैचारिक संकीर्णता या हल्कापन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हमें संकीर्णता का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। हमें हमारे लेखन में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता की गंध नहीं आनी चाहिए। यद्यपि बहुत से विचारकों या महापुरुषों के जीवन, दर्शन और कथनों को उद्धृत किया जा सकता है, पर कुछ सर्वमान्य विचारक जैसे अरस्तु हुए, सुकरात, प्लेटो, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, नानक साहब, कबीर, रैदास, तुलसीदास, गांधी जी, टैगोर, अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे बहुत सारे जो अच्छे पर्सनालिटी हैं, उन्हीं के उदाहरणों का उपयोग करना है हमें। धर्म, दर्शन, अध्यात्म तक ही सीमित न होकर हमें इतिहास, भाषा, साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान शास्त्र, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, प्रशासनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय एवं पाश्चात्य जगत के श्रेष्ठ विद्वानों के प्रसंग के अनुकूल उनके उदाहरणों को उद्धृत करना होगा। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है। हमें निबंध को एक निबंध की तरह लिखना है, ना कि हमारा किसी एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की तरह। हमें हमारे निबंध में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों, उसके मूल्यों व संविधान का दर्शन उसे भी अभिव्यक्त करना चाहिए। हमारा यही पथ प्रदर्शक भी है और हमारा जो संविधान की उद्देशिका है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार है, इन सब का भी हमें उपयोग करना चाहिए हमारे निबंध में। जहाँ तक सरकार की नीतियों की आलोचना का प्रश्न है, तो सर कहते हैं कि कोरी आलोचना करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र को बनाकर रेलवे स्टेशन पर टांगा और लिख दिया कि इसमें जो भी गलतियां हैं उसे चिन्हित कर दें। अगली सुबह जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चित्र निशानों से भरा हुआ था। चित्रकार ने पुनः एक नया चित्र
बनाया उसी स्थान पर उसे टांग दिया और लिखा कि इसमें जो भी गलतियां हो कृपया उन्हें ठीक भी कर दें। अगले दिन जब चित्रकार अपने चित्र को देखने गया तो आश्चर्यचकित रूप से वह भौचक्का रह गया, क्योंकि चित्र ज्यों का त्यों था। इसका अभिप्राय यह है कि सवाल उठाना बहुत सरल है और समाधान सुझाना बहुत कठिन। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम स्वयं ही समस्या हैं। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। इस संबंध में सर की राय यह है कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों की बेहतरी के लिए ही योजनाएं और कार्यक्रम बनाता है, पर उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है। हमें शिकायती और विघ्न संतोषी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। सुधार के सुझाव हमेशा अच्छा होता है, मतलब हमें सुधार के लिए निश्चित रूप से सुझाव देना चाहिए, लेकिन हमारे जो सुझाव हो ऐसे हो जिनको लागू किया जा सकता हो, या फिर जिन सुझावों को बड़े बड़े मंचों से उठाया गया हो, जैसे कि ARC रिपोर्ट में बताया गया हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में बताया गया हो, और भी अन्य रिपोर्ट्स में बताया गया हो। सर विषय के चयन के बारे में बताते हैं कि क्योंकि हमें एक क्वेश्चन हमें 2 निबंध लिखने रहते हैं, लेकिन निबंध हमें 8 दिए जाते हैं और 8 में से हमें 2 निबंध लिखने होते हैं, तो किस तरह का निबंध हमें लिखना चाहिए उसके चयन के बारे में सर बताते हैं कि निबंध के सही विषय का चुनाव आधी जंग जिता सकता है। अंग्रेजी में कहावत भी है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अपनी अभिरुचि और जागरूकता के अनुकूल विषय चुन लिया है तो उस पर एक अच्छा निबंध लिखे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। विषय चुनते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जिस विषय के संदर्भ में आपकी अच्छी जानकारी हो उसे चुनना हमेशा बेहतर होता है। जैसे मीडिया पर अपनी ठीक ठाक समझ होने के चलते मैंने अपनी परीक्षा में क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है, इस विषय को सर ने चुना था। साहित्य, दर्शन, भूगोल, विज्ञान, संस्कृति, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी समझ रखने वाले अभ्यर्थी अपनी समझ और जागरूकता के क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। मतलब जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट है, उस विषय के प्रति आपके पास बहुत अच्छी समझ है, आपके पास बहुत अच्छे डेटा फैक्ट्स हैं, तो आपको उसका ही चुनाव करना चाहिए। विषय चुनते वक्त विषय से नज़दीकी या जुड़ाव, फेमिलियरिटी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जिस विषय के प्रति आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या फेमिलियर होते हैं उस विषय से, उस पर आप अपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप किसी विषय क्षेत्र में रुचि रखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका उस विषय क्षेत्र से जुड़ाव है। मिसाल के तौर पर सर को महिला बाल विकास विषय क्षेत्र में बहुत खास रुचि थी। ऐसे विषय चुनना अच्छा रहता है। जिस विषय पर आपके पास पर्याप्त सामग्री व पुष्टि हेतु तर्क उपलब्ध हो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। निबंध लेखन के अभ्यास के दौरान जिस विषय पर कभी आपने निबंध लिखा हो और यदि उससे मिलता जुलता निबंध ही परीक्षा में आ गया हो तो उसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सर बता रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। उपर्युक्त बातों का ध्यान रखने के अलावा भी क्या तैयारी या रणनीति के स्तर पर कुछ और बातें हो सकती है जिनको समझकर निबंध में बेहतर प्रदर्शन लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सर कहते हैं कि यह संभव है, बस शर्त है आप इस प्रश्न पत्र की मांग को अनदेखा न करें। कुछ छोटी मोटी बातों को सामान्य तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पढ़ने और गुनगुनाने की आदत हमेशा विचारों को परिपक्व बनाकर सोच का दायरा बढ़ाती है। भवानी प्रसाद मिश्र को कोट करते हुए लिखते हैं, तो मतलब हमें अधिकतर पढ़ते लिखते रहना चाहिए।